एपिसोड 286। जिस दिन अमन का जन्म हुआ वह क्लेयर के जीवन का सबसे सुखद साथ ही सबसे भयावह क्षण था। जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसे प्यार का एक बेतहाशा एहसास हुआ। उसके नन्हे हाथ उसकी उंगली पर लिपटे हुए थे। हालांकि उसके नवजात शिशु की किलकारी उसे खुशी से भर रही थी, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी का एहसास सतह के नीचे दबा हुआ था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया यह एहसास और गहरा होता गया। शुरुआती दिनों में क्लेयर ने खुद को यकीन दिलाया कि यह बस उसकी नई मां की चिंता है, फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अमन चुप रहता था, उसकी नजरें अक्सर दूर रहती थीं, यहाँ तक कि जब वह बच्चा था तब भी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया क्लेयर ने देखा कि वह शायद ही कभी उससे दिलासा मांगता था, बल्कि मिथल परिवार की ओर खींचता जाता था, खासकर एक बुजुर्ग की ओर जो उसमें गहरी दिलचस्पी लेता था। उसे देखते हुए क्लेयर को एक गहरी लालसा का एहसास हुआ जिसे वह ठीक से समझा नहीं पा रही थी। वह उससे बहुत प्यार करती थी, फिर भी एक अजीब सी बेरुखी ने जड़ जमा ली थी, एक ऐसा एहसास जिससे वह छुटकारा नहीं पा रही थी, मानो उसकी गोद में जो बच्चा था वह किसी तरह उसका नहीं था। एक शाम जब वे फिर से मिलने के बाद एक मंद रोशनी वाले कमरे में बैठे थे, अमन ने सन्नाटा तोड़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन जिज्ञासा भरी थी। तुम्हें कब एहसास हुआ कि जिस लड़के को तुमने पाला था वह मैं नहीं था? रॉय की नजरें झुक गईं, उनके चेहरे पर अफसोस और दर्द का मिला जुला भाव छा गया। शुरू में तो हमने कोई जांच नहीं की, उन्होंने धीरे से कहा। कुछ पेचीदगियां थीं। अगर हमें पता चल जाता कि वह हमारा नहीं है और जेसन तक बात पहुंच जाती तो परिवार में खलबली मच जाती। हम किसी को, खासकर तुम्हें, ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमने इससे परहेज किया और शंकाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे हम हमेशा के लिए नजरअंदाज कर सकते थे, क्लेयर ने भारी आवाज में कहा। मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी। सालों तक देखते रहने और सोचते रहने के बाद यह असहनीय हो गया था, इसलिए हमने उसका परीक्षण किया। उस दिन की याद आते ही उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, उसके हाथ कांप रहे थे जब उसे वो पल याद आया जब उसने नतीजे देखे थे। जब मैंने वो नतीजे पढ़े तो मुझे लगा कि मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कई दिनों तक रोती रही अमन, सोचती रही कि तुम कहाँ हो, तुम्हें क्या हुआ होगा, क्या तुम सुरक्षित हो? उस पीड़ा को याद करते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। उसके मन में वो सवाल घूम रहे थे जो उसे तब से परेशान कर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हें कहीं भयानक जगह ले जाया गया होगा, कि हम तुम्हें कभी ना पा सकें। उनके जन्म के दिन जो आग उन्हें अलग कर गई थी वह कोई दुर्घटना नहीं थी। रॉय की आवाज कठोर हो गई जब उन्होंने समझाया, उस दिन किसी ने हमें बर्बाद करने की कोशिश की थी। उन्होंने ही आग लगाई थी। मैंने इसमें शामिल हर व्यक्ति को, हर उस सुराग को ढूंढा जो हमें तुम्हारे करीब ला सकता था, लेकिन हर जवाब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। जो हुआ उसे उजागर करने की कोशिश में हमने उन सभी को चुप करा दिया जो शायद तुम्हारे बारे में जानते थे। एक गहरा सन्नाटा छा गया, उनकी कहानी का बोझ हवा में तैर रहा था। क्लेयर का चेहरा अमन की ओर देखते ही नर्म पड़ गया। और फिर जब मुझे लगा कि हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, तभी मेरी नजर तुम्हारी एक झलक पर पड़ी। वो यूएसएल में एक कॉफी शॉप में था। तुम सूरी के साथ थे। उसकी मुस्कान फीकी थी। जैसे ही मेरी नजर तुम्हारी पीठ पर पड़ी मुझे पता चल गया, तुम हमारी हो। जिस तरह से तुमने खुद को संभाला था, बिल्कुल अपने पिता जैसा। उसकी आवाज धीमी हो गई, एक शांत विस्मय से भर गई। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखना उससे अलग था जो मैंने समाचारों या टेलीविजन पर देखा था। मुझे हमेशा लगता था कि तुम परिचित लग रहे हो, लेकिन उस दिन मुझे पता चल गया। अमन की नजर सूरी पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। सूरी ने ही मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित किया था। क्लेयर की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी जब वह सूरी की ओर मुड़ी। शुक्रिया, शुक्रिया उसे वहां ले जाने के लिए, हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने और उसकी मदद करने के लिए। तब भी जब हम नहीं कर सके। सूरी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने सिर हिलाया। मैंने कुछ खास नहीं किया, उसने विनम्रता से कहा। अमन ने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसने खुद किया है। वह प्रतिभाशाली है, सचमुच उल्लेखनीय, अपने आप में कला का एक नमूना। क्लेयर की नजरें नर्म पड़ गईं। अमन की ओर देखते ही उसके चेहरे पर गर्व और प्यार छा गया। उसकी आंखों में एक गर्मजोशी, एक असीम स्नेह था जिसने उसके दिल के चारों ओर खड़ी दीवारों को नरम कर दिया। उस पल, इतनी देर से उसके मन में जो कड़वाहट थी वह मानो भूलने लगी थी। क्लेयर और सूरी अपनी बातचीत जारी रखते हुए, क्लेयर की आंखों में खुशी और लालसा का मिला जुला भाव था और वह हर शब्द को आत्मसात कर रही थी। यह उसके लिए अपने बेटे के चुने हुए जीवनसाथी सूरी को सही मायने में जानने का पहला मौका था, साथ ही उस बेटे की छोटी छोटी झलकियां पाने का भी, जिसे उसने अभी अभी जानना शुरू किया था।
मुझे सब कुछ बताओ सूरी, क्लेयर ने कहा, उसकी आवाज नर्म लेकिन उत्सुक थी। मुझे लगता है जैसे मैंने अमन के साथ बिताया हुआ एक पूरा जीवन गंवा दिया है। मुझे उसकी पसंदीदा चीजें भी नहीं पता, या उसे क्या हंसाता है। मुझे तो उसका पसंदीदा खाना भी नहीं पता। उसकी मुस्कान डगमगा गई, पर उसने उसे थामे रखा। उसकी नजरें गर्मजोशी से भरी थीं जब वह उन दोनों को देख रही थी। सूरी ने एक दयालु मुस्कान दी तथा अमन के साथ एक ऐसी नजर साझा की जिससे साझा यादों का संकेत मिलता है। वो थोड़ा पेचीदा है, उसने स्नेह से भरी आवाज में कहा, लेकिन कुछ मायनों में वो आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही तय हो जाता है। उसे मसालेदार खाने का बहुत शौक है, हालांकि वो कभी इस बात को कबूल नहीं करता। और उसे कभी कभार घर का बना खाना खाने की आदत है। मुझे लगता है कि ये उसे सादगी भरे दिनों की याद दिलाता है, सुकून का एहसास। क्लेयर का चेहरा नर्म पड़ गया, मानो वह उस छोटे लड़के के टुकड़े देख रही हो जिसका सपना वह इतने वर्षों से देखती आ रही थी। मुझे सपने या बुरे सपने आते थे, एक बच्चे के रूप में। वह बहुत जिज्ञासु होगा, उसने लगभग खुद से ही कहा। वह अपनी गहरी नीली आंखों से हर चीज को ऐसे घूरता होगा मानो सब कुछ एक साथ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने जल्दी से पलकें झपकाईं और आंसू पोंछे, ये सोचकर कि जिस छोटे लड़के का मैंने इतने वर्षों तक सपना देखा था, वह इतना बड़ा हो गया है कि वह इतना सफल व्यक्ति बन गया है। अमन, जो आमतौर पर बहुत शांत रहता था, ने नजरें फेर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आवाज में गहरे स्नेह का क्या जवाब दे। ये खुला स्नेह, ये यादें, ये ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें वह माँ की आवाज में सुनने का आदी था, न ही उस जमाने की यादों से भरा था जिसे उसने मुश्किल से जाना था। क्लेयर ने कृतज्ञता भरे भाव से सूरी की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम जरूर उसके लिए एक सहारा रही होगी। मैंने कुछ न्यूज़ क्लिप देखी और कुछ लेख पढ़े, लेकिन किसी भी चीज में यह नहीं बताया जा सका कि वह असल में कैसा है। सूरी, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं कि जब मैं नहीं कर सकी तब तुम उसके साथ खड़ी रही। सूरी ने विनम्रता से अपना सिर नीचे कर लिया। मिस क्लेयर, आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अमन ने सब कुछ अपने दम पर किया है। वह बहुत प्रतिभाशाली है और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा हूं। मैंने तो बस जरूरत पड़ने पर उसका साथ देने की कोशिश की। क्लेयर ने हाथ बढ़ाकर सूरी के हाथ पर रख दिया। प्लीज समझो कि यह कितना मायने रखता है। भले ही मैं बीता हुआ कल न बदल सकूं, पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुम उसके साथ थीं। अमन असहजता से हिल गया, दोनों औरतों की नजरों का भार महसूस कर रहा था, अपनी माँ की गर्मजोशी, सूरी की स्थिर शक्ति। यह कोमलता उसे किसी मरहम की तरह लग रही थी, जो उनकी अनुपस्थिति में उसके अंदर जमा हुई वर्षों की सतर्कता को नरम कर रही थी। रॉय, जो चुपचाप बातचीत देख रहा था, ने आखिरकार अपना गला साफ किया और अमन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने अपने बेटे को गर्व और झिझक के मिले जुले भाव से देखा। न कोई कड़वाहट थी, न कोई उम्मीदें, बस एक पिता की उस रिश्ते की उम्मीद जिसके टूटने का उसे डर था। सन्नाटा तोड़ते हुए रॉय ने धीरे से कहा, उसकी आवाज धीमी लेकिन अनिश्चित थी। अमन, उसने शुरू किया, क्या तुम हमें और महाजन नाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? सवाल हवा में भारी सा बना रहा और एक पल के लिए कमरे में एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। फिर दृढ़ और अटल स्वर में अमन बोला, नहीं, ये चींटी इतनी बड़ी हो गई है कि यह बहुत संदिग्ध है। हमें इसे नियंत्रित करना शुरू करना होगा या जल्द ही इससे छुटकारा पाना होगा, वरना। जैसे ही ब्रीफिंग के अंतिम शब्द कमरे में गूंजे, प्रताप राजपूत का जबड़ा कस गया और उनके सामान्यतः उदासीन चेहरे पर बेचैनी की झलक दिखाई दी। उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। दशकों से उसने इंद्र के जटिल जाल पर अपनी अधिक पकड़ बनाए रखी थी और दृश्यमान शक्तियों और परछाई में पनप रही शक्तियों दोनों को नियंत्रित किया था। लेकिन अब अमन की तेजी से बढ़ती प्रगति एक खतरा बन गई थी, जो दिन ब दिन और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी और प्रताप को अपने नियंत्रण के खिसकने का एहसास हो रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि अगर अमन के कवच और तकनीक की बात दुनिया भर में फैल गई, तो न सिर्फ इंद्र की स्थिरता को खतरा होगा, बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच सकता था। उसने मन ही मन अमन को ऐसे हथियार का खुलासा करने के लिए कोसा। अविनाशी कवच की कल्पना मात्र से ही शक्तिशाली राष्ट्रों में ईर्ष्या, भय और हताशा पैदा हो सकती है, जो ऐसी तकनीक की नकल करने या उसे हथियाने के लिए आतुर होंगे। और यही महत्वाकांक्षा एक और विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। बेहतर यही था कि ऐसी कोई चीज कहीं से प्रकट होकर इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक तनाव को भड़काने से बेहतर था कि ऐसी कोई चीज मौजूद ही न हो। प्रताप पर एक भयावह पूर्वाभास छा गया। उसे एक आने वाले तूफान की ठंडक का एहसास हो रहा था, एक ऐसा युद्ध जो दुनिया की नींव हिला सकता था। पिछली रात अन्य सभी परिवारों के मुखिया एकत्र हुए थे और यह सभा एक बड़े तमाशे के साथ समाप्त हुई थी।
कल दूसरों से मुंह मोड़कर वह कमरे से बाहर निकला और गलियारे में चला गया, जहां उसे जगेश मिला। वह युवक पिछले कुछ दिनों में काफी अनुशासित लग रहा था। उसकी पहले वाली उतावलापन काफी कम हो गई थी और उसने खुद पर और भी ज्यादा नियंत्रण रखना सीख लिया था। दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे से जानबूझकर देखा और बिना कुछ कहे वे एकांत कार्यालय में चले गए, जो किसी की भी नजरों और कानों से दूर था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा, जगेश? प्रताप ने धीमी और भारी आवाज में कहा। ये खतरा ऐसा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अमन, अब वह सिर्फ एक बदमाश खिलाड़ी नहीं रहा, वह अब एक उत्प्रेरक बन गया है और अगर हम सावधान नहीं रहे तो वह हम सबको आग में घसीट लेगा। जगेश ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। अगर उसके कवच की बात सार्वजनिक हो गई तो ये जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। हर जगह गुट बन जाएंगे। कुछ लोग इस तकनीक को अपने लिए चाहेंगे, कुछ डर के मारे इसके खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। नागरिक अशांति, राजनीतिक दबाव, ये हमें अंदर से तोड़ देगा। प्रताप ने तेजी से सांस छोड़ते हुए अपने मन में आकस्मिक योजनाओं के बारे में सोचते हुए कहा। हम इसे उस हद तक नहीं पहुंचने दे सकते, उसने कहा। हमारे पास संसाधन है, प्रमुख देशों में छिपे हुए लोग और मुखबिर। अब समय आ गया है कि हम उन्हें सक्रिय करें। वे सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करेंगे, किसी भी लीक को रोकेंगे और संचार पर नजर रखेंगे। अमन के कवच को एक भूत की तरह रखना होगा, एक फुसफुसाती अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं। जगेश आगे झुकते हुए समझ से भरी आंखों में चमक आ गई। हमारे जासूसों के नेटवर्क हर बड़े देश तक पहुंचते हैं। हम किसी भी प्रसारण को रोक देंगे, फाइलों को तोड़ मरोड़ देंगे और जो कोई भी इसके बारे में बोलेगा उसे चुप करा देंगे। अगर किसी को अमन की तकनीक की भनक लग गई तो या तो वे बंद रास्ते पर पहुंच जाएंगे या पूरी तरह गायब हो जाएंगे। और हम मीडिया में अपने सहयोगियों का इस्तेमाल घरेलू मोर्चे पर मामला शांत रखने के लिए करेंगे। नियंत्रित लेख, मनगढ़ंत रिपोर्टें, लीक जो कहीं नहीं ले जाती। प्रताप ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और सरकार हमारे नियंत्रण में है तो हम जरूरत पड़ने पर ध्यान भटका सकते हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित घोषणाएं, नियंत्रित सार्वजनिक भाषण, जो भी जरूरी हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी को कुछ पता न चले। कोई भी खुफिया जानकारी लीक होने से पहले ही उसे दबा दिया जाएगा। हम इसे पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से इसमें देरी कर सकते हैं और समय का बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं। प्रताप के चेहरे पर निर्दयता की एक छाया उभर आए और वह आगे बोला, जरूरत पड़े तो मेरे विशिष्ट सैनिकों को नागरिक वेश में तैनात कर देना। वे उन जगहों पर घुसपैठ करेंगे जहां अशांति फैल सकती है, विश्वविद्यालयों में, मीडिया संस्थानों में, यहां तक कि राजनयिक क्षेत्रों में भी। वे हर उस व्यक्ति पर नजर रखेंगे जिस पर अमन के अभियानों के बारे में बहुत कुछ जानने का संदेह हो और किसी भी संभावित विद्रोह को शुरू होने से पहले ही बेअसर कर देंगे। जगेश मुस्कुराया, उसके स्वर में सहमति भरी थी। इंदिरा की पहुंच से हम इसे धुएं की तरह दबा देंगे। अगर अमन की तकनीक खतरा बन गई तो हम उसे पूरी तरह से अलग थलग कर देंगे और उसे सिस्टम में एक भूत बना देंगे। कोई सहयोगी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई असर नहीं। प्रताप ने रुककर अपनी योजनाओं के व्यापक निहितार्थों पर विचार किया। बात सिर्फ इस तकनीक को छिपाने की नहीं होगी। हमें एक बयान देना होगा, चुपचाप लेकिन प्रभावी ढंग से। अगर कोई हद से बाहर निकला या इससे जुड़ी गोपनीयता पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो उसे पानी में हलचल मचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह व्यवधान, यह पागलपन, इसे शुरू होने से पहले ही खत्म करना होगा। जगेश ने संक्षिप्त स्वर में सिर हिलाया। हमारी टीमें तुरंत कार्रवाई करेंगी। इस स्तर की रोकथाम से हम अमन के प्रभाव को फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करना है तो एक और उपाय पर हमें विचार करना होगा, कहानी को स्वयं गढ़ना। अगर अफवाहें लीक होने लगें तो हम उन्हें मिथकों में बदल देंगे और सच्चाई को तब तक तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे जब तक कि अमन का काम पूरी तरह से बदनाम न हो जाए। कहानी जितनी ज्यादा अजीबोगरीब होगी, लोग उतना ही कम उस पर विश्वास करेंगे। प्रताप के चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक तैर गई। तो बस हो गया। हम एक ऐसी धुंधली, इतनी विकृत तस्वीर पेश करेंगे कि अमन की तकनीक एक भूतिया कहानी से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। जब तक कोई सच्चाई का एक अंश भी उजागर करेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम शांति और अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे, लेकिन इन सब से पहले हमें अमन को अपने कब्जे में लेना होगा। और मैं चाहता हूं कि राजपूत व्यक्तिगत रूप से इस पर नजर रखें। विशाल को उसे घेरने के लिए भेजो, धमकियां दो, हमारे पास जो भी हो सब इस्तेमाल करो। उसके दोस्तों, परिवार और उसके पास जो कुछ भी है उसके पीछे पड़ो, बस ये काम पूरा करो, प्रताप ने दृढ़ निश्चय के साथ आदेश दिया।
दृढ़ निश्चय के साथ प्रताप और जगेश ने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया और इंद्र द्वारा अब तक किए गए सबसे गुप्त और दूरगामी नियंत्रण अभियानों में से एक को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। अलग होते हुए प्रताप ने जिम्मेदारी का जाना पहचाना बोझ फिर से अपने कंधों पर महसूस किया। वह ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी, यहाँ तक कि अमन भी, उस विश्व व्यवस्था को भंग न कर सके जिसे बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। रॉयल कैसल लक्जमबर्ग ग्रेट रॉयल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। ये महल अपनी चमचमाती हाथी दांत की दीवारों से लेकर ऊंचे सुनहरे द्वारों तक सतत पहरेदारों से घिरे हुए वैभव से भरपूर था। महल के प्रांगण, जो परंपरा और अधिकार का प्रमाण है, का सावधानीपूर्वक रखरखाव किया गया था, जहां चिकने पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने रास्ते थे और प्रवेश द्वार पर पहरेदारों की तरह खड़ी भव्य मूर्तियां थीं। हर गलियारे में पहरेदार तैनात थे, उनकी वर्दी साफ सुथरी, आंखें तेज और उनकी उपस्थिति ही इस किले में निहित शक्ति का मौन स्मरण कराती थी। महल के बाहर समान भव्यता वाला एक कार्यालय भवन था, हालांकि यह महल की गर्माहट के बजाय एक ठंडी कार्यक्षमता का एहसास देता था। इमारत के चारों ओर सुरक्षाकर्मियों की एक कड़ी घेराबंदी थी और उनकी उपस्थिति को नवीनतम निगरानी तकनीक से और भी बढ़ा दिया गया था। अंदर भव्य प्राचीन वस्तुओं और दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित एक विशाल कक्ष में महारानी लिसा विराजमान थीं। 65 वर्ष की उम्र में उनका रूप राजसी था, उनका चेहरा शांत था, उनकी हर हरकत सटीक और गरिमा में थी। हालांकि देश एक प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चलता था, फिर भी सभी जानते थे कि ग्रेट रॉयल पर असली नियंत्रण महारानी लिसा का ही था। उनके शासन में उनकी अनुमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था, कोई भी रणनीति लागू नहीं होती थी। ऐसी अफवाहें फैली कि उनकी सहमति के बिना ग्रेट रॉयल में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हालांकि आज का दिन कुछ खास नहीं था। रानी लिसा के सामने नाथन बैरेट की दूसरी पत्नी, जिन्हें अक्सर मैडम बैरेट कहा जाता था, रेना बैरेट बैठी थीं। वह एक ऐसे प्रस्ताव के लिए दृढ़ संकल्प और घमंड से भरी हुई थीं जो जितना लुभावना था उतना ही विश्वासघाती भी। रानी ने उसे ठंडेपन से देखा, उसकी गणनापूर्ण निगाहें उसे जानने की कोशिश कर रही थीं। तो आप अपने बेटे को मुखिया के रूप में स्थापित होते देखने के लिए हमसे समर्थन चाहते हैं, रानी लिसा ने शांत स्वर में लेकिन थोड़ी शंका के साथ कहा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या हासिल होगा। रेना ने रानी की नजरों का सामना एक चतुर मुस्कान के साथ किया। उनके बीच का माहौल आपसी समझ से भरा हुआ था। अभ्यासी शालीनता के साथ रेना ने उनसे कहा, महारानी, महान राजघराने की रानी लिसा, आपको सर्वोच्च कोटि की एक वफादार संपत्ति मिलेगी। वह क्या है? लिसा ने मुस्कुराते हुए लापरवाही से पूछा। ये सबसे वफादार कुत्तों में से एक होना है, और यदि आप मेरे बेटे को बैरेट के सिंहासन पर बैठने में मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मैं उसकी ओर से शपथ ले सकता हूं कि हमारी वफादारी निस्संदेह आपके और ताज के साथ होगी। रानी की भौं थोड़ी सी उठ गई, यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति रहस्यमय बनी रही। इस बीच रेना ने आंखों में हल्की चमक के साथ कहा, इसके अलावा मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिसका दुनिया बदल देने वाला महत्व है। रानी लिसा की दिलचस्पी और बढ़ गई। और वह क्या हो सकता है? तुरंत जवाब देने के बजाय रेना ने एक वीडियो सौंप दिया और अमन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप देखती रही, उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही जब रीना ने उस युवक की प्रतिभा, उसके पास मौजूद अद्वितीय तकनीक और उन खतरनाक परिणामों के बारे में विस्तार से बताया जो उस तकनीक के विदेशी हाथों में पड़ जाने पर उन पर पड़ सकते थे। शुरुआत में रानी लिसा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जितना अधिक वह देखती गई उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होती गई। वीडियो खत्म होने पर रानी लिसा की खामोशी विचारमग्न थी, हालांकि उनके चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। अंधेरे में कितनी सारी बातें सामने आई हैं, उन्होंने संयमित स्वर में धीरे से कहा। और इस लड़के का नाम अमन है, मैंने सचमुच उसका नाम सुना है। जी हाँ महाराज, रेना ने सम्मानपूर्ण लेकिन जिद भरे स्वर में उत्तर दिया। यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकें। जिस तकनीक का वह इस्तेमाल करता है, अगर वह गलत हाथों में पड़ जाए तो ये दुनिया के संतुलन को ऐसे बदल सकती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महान राजा को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आपके सहयोग से हम वह तलवार बन सकते हैं जो दूसरों को खतरा महसूस होने से पहले ही वार कर दे। रानी लिसा ने ध्यान से सुना और अमन के बारे में बात करते हुए रेना की आंखों में चमक देखी। रानी को उसके शब्दों के पीछे एक निजी मकसद का एहसास हुआ, रेना की अपने बेटे के सत्ता के एकमात्र प्रतिद्वंद्वी सूरी से छुटकारा पाने की इच्छा। फिर भी उनके हित एक जैसे लग रहे थे, और एक शासक होने के नाते लिसा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साझेदारी के महत्व को समझती थी।
मैडम बैरेट, रानी लिसा ने धीमी लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, आप बहुत कुछ प्रस्तावित करती हैं और बदले में आप न केवल हमारे समर्थन की मांग करती हैं बल्कि आपकी योजनाओं के सामने आने पर हमारी चुप्पी की भी मांग करती हैं। रेना ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और रानी का हाथ धीरे से थाम लिया। उसकी आवाज धीमी मगर दृढ़ विश्वास से भरी थी। महामहिम, मैं अपने परिवार की आपके प्रति अविभाजित वफादारी की शपथ लेती हूँ, क्योंकि हम इस खतरे को रोकने के लिए जरूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया बदल सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि महान राजसी। रानी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनके विचार उनके शाही मुखौटे के पीछे छिप गए। एक पल बाद उन्होंने अपना हाथ हटा लिया और सिर हिलाया। आप वफादारी मांगती हैं मैडम बैरेट, और वफादारी अर्जित करनी होती है। बहुत अच्छी बात है, अभी के लिए हम आपकी बात सुनेंगे। रेना के चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ विदा होते ही पास ही तैनात एक अधिकारी आगे आया और थोड़ा झुककर बोला, महाराज। उसने सावधानी से सम्मान के साथ पूछा, आपका क्या निर्णय है? रानी लिसा की नजर खिड़की पर पड़ी। उसका मन रेना के शब्दों के निहितार्थों से मंथन कर रहा था। प्रस्ताव शहद जैसा मीठा लग रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि शहद अक्सर जहर को छुपाता है। इसमें खतरा जरूर था। अगर दूसरे देशों को उनकी इस उपलब्धि के बारे में पता चल गया तो वे इसे नाकाम करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। शायद इससे खुला संघर्ष भी भड़क सकता था। अगर ग्रेट रॉयल को इतनी निर्णायक बढ़त मिल जाए तो कोई भी देश चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। विचारमग्न होकर उसने कहा, ऐसी तकनीक हासिल करने से निश्चित रूप से शक्ति संतुलन बदल जाएगा। लेकिन उसने रुककर विचारमग्न स्वर में कहा, हमारे हितों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। ये दुनिया गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता दोनों से संचालित होती है। हम अकेले नहीं खड़े होकर बेतहाशा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर भी थोड़ी सहायता करने से कोई नुकसान नहीं होगा। वह मुड़ी, उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। हम उसका साथ देंगे, हाँ, लेकिन सिर्फ ऐसे तरीकों से जो नुकसानदेह न हो और हमसे असंबद्ध लगें। फिलहाल इतना ही काफी है। अधिकारी ने सिर हिलाया और पीछे हट गया, जबकि रानी लिसा की निगाहें खिड़की के बाहर टिकी हुई थीं। उनका दिमाग पहले से ही रणनीतियों के नाजुक जाल को आकार दे रहा था। षड्यंत्रों के बीच वह व्यक्ति जो पिछली बातचीत का विषय था, अपनी शांतिपूर्ण नींद में लेटा हुआ था, जब तक कि एक तीव्र जलने की गंध ने उसकी इंद्रियों पर आक्रमण नहीं कर दिया। सुबकी, क्या? वह अचानक जागते हुए चिल्लाया। अमन की एक हवेली में BBSR। सुबकी, अमन की नाक में धुएं की तेज गंध महसूस हुई और वह चौंक कर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबराकर चिल्लाने लगा, धुआं, आग। चीखते हुए उसने चारों ओर देखा तो पाया कि सूरी जहां सो रही थी वह जगह खाली थी। अपनी मां को सुबह खरीदारी के लिए बुलाते हुए याद करते हुए उसके दिल में एक अशुभ भाव ने जकड़ लिया। बिना एक पल भी सोचे वह अपने बेडरूम से निकलकर हॉल से नीचे भागा और ऊपर की मंजिल से नीचे जमीन पर छलांग लगा दी। वह आराम से नीचे उतरा, लेकिन हवा में छाई धुंध को देखते ही उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। कमरे में चारों ओर घना और चुभता हुआ धुआं घूम रहा था। क्या बकवास है। उन्होंने धुएं के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया, फिर भी धुएं के निशान का पीछा करते हुए उन्हें रसोई घर में ले जाया गया। वहां उसे एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला जिसने उसे कुछ पल के लिए अवाक कर दिया। धुएं के गुबार के बीच दो जानी पहचानी आकृतियां एक गमले पर झुकी खड़ी थीं, खांस रही थीं और धुएं को दूर भगाने की नाकाम कोशिश में अपने हाथों को अपने चेहरों के सामने लहरा रही थीं। सूरी और क्लेयर को पूरी तरह असहाय देखकर अमन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। वह दौड़कर चूल्हे की तरफ गया, जल्दी से बना बंद किया और जले हुए बर्तन को एक तरफ हटा दिया। फिर आसपास की सभी खिड़कियां खोलकर धुआं साफ किया। उसने पास में पड़ा बर्तन धोने का तौलिया उठाया और हवा करने लगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई अंगारा बचा न हो जो दोबारा सुलग सके। आखिरकार जब कमरा सांस लेने लायक साफ हो गया तो वह पीछे मुड़ा और उन दोनों औरतों का सामना किया जो अब उसकी चिड़ी हुई निगाहों से सिकुड़ रही थीं। सूरी और माँ, उसने अभी भी सांसें थामते हुए कहा, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? सारे पहरेदार कहाँ गायब हो गए? क्लेयर और सूरी ने एक दूसरे को शर्म से देखा। वे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई शरारत गलत हो जाने पर बच्चे फंस गए हों। आखिरकार सूरी ने अपना गला साफ किया और एक छोटी सी दोषी मुस्कान के साथ बोली, हम तो बस आपके लिए नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमन की नजर काले पड़ चुके बर्तन पर गई, जहां कुछ टुकड़े जले हुए पड़े थे जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। अब ये क्या चीज है? अमन मन ही मन चिल्लाया। उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो कुछ बचा था वह काले कोयले के टुकड़े थे। उसने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों ने पहले कभी खाना पकाया है?
उसने सबसे पहले क्लेयर की ओर देखा, जिसने शर्म से अपना सिर हिलाया, और फिर सूरी की ओर, जिसने अजीब तरह से अपनी आंखें फेर लीं। आह भरते हुए अमन की नजरें थोड़ी नरम पड़ गईं। प्लीज, ऐसा खतरनाक काम दोबारा मत करना। सूरी और क्लेयर ने एक साथ जवाब दिया, हम तो बस खाना बना रहे थे। अमन के होंठ फड़कने लगे, मुस्कुराहट दबाते हुए। खाना बना रहे हो? उसने धुएं से भरी रसोई की ओर शक भरी नजर डालते हुए बुदबुदाया। लगता है तुम पूरे घर में खाना बना रही थीं। स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ क्षण रुककर उसने पूछा, और नौकरानियां और गार्ड कहाँ हैं? हमने उन्हें भेज दिया, सूरी ने संकोच से भरे स्वर में उत्तर दिया। और पिताजी कहाँ हैं? दोनों औरतों ने इधर उधर देखा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि रॉय गायब है। वो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ था, क्लेयर ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा। तभी अमन ने कमरे के कोने में जमीन पर धुएं के गुबार से घिरा एक जाना पहचाना सा चेहरा देखा, जो भारी सांसें ले रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रॉय थे। अमन ने एक लंबी आह भरी, अपनी नाक को भींचा और फिर अपनी माँ और सूरी की ओर देखा, जो अभी भी गर्व और शर्मिंदगी के बीच कहीं फंसी हुई थीं। अगली बार खाना बनाने की कोशिश करने से पहले उन्होंने कहा, उनके स्वर में मनोरंजन और हल्की सी झुंझलाहट का मिश्रण था, कम से कम नौकरानियों से मदद तो मांग लो, या इससे भी बेहतर किसी ऐसे व्यक्ति से सीख लो जो जानता हो कि वह क्या कर रहा है। अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए उसने सिर हिलाया, लेकिन एक गर्मजोशी भरी मुस्कान ने उसकी शुरुआती झुंझलाहट को तोड़ दिया। चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ, बस चिंता है। अब पापा को लेकर आराम करने जाओ, रसोई मेरे ऊपर छोड़ दो। वह आगे बढ़ा और उन्हें धीरे से दरवाजे की ओर ले गया। बस मुझे खाना बनाने दो, उसने हल्के से हंसते हुए कहा। सूरी और क्लेयर ने एक दूसरे को देखा, फिर नर्म पड़ गए और अनिच्छा से पीछे हट गए। रॉय को उठा लिया और अमन को धुएं से भरे रसोई घर में अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद दो जिज्ञासु आकृतियां रसोई में वापस आ गईं, जितना हो सके चुपचाप दरवाजे के पास छिपकर। क्लेयर और सूरी सामने के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध होकर वापस देखने के लिए अंदर चली गईं। वहां अब साफ सुथरे काउंटरटॉप्स और खुली जगह के बीच अमन कुशलता से आगे बढ़ रहा था। उसका कद लंबा और संतुलित था, उसकी फिट शर्ट के नीचे कंधे चौड़े थे। सुबह की अस्त व्यस्त शुरुआत के बीच वह पूरी तरह से सहज था। वह सहजता से हिल रहा था, उसके हाथ सब्जियां काटते हुए सहजता से काम कर रहे थे। हर हरकत तेज, सटीक और परिष्कृत थी, किसी मिशेलिन स्टार शेफ की तरह जिसने अपनी कला को निखारने में बरसों लगाए हों। उसके काले बाल उसके माथे पर हल्के से गिर रहे थे, जैसे उसकी केंद्रित नजर सामग्री से हटकर तवे पर सहजता से घूम रही हो। उसकी शांत, व्यवस्थित हरकतें उस जगह को एक शांत तीव्रता से भर रही थीं। अमन ने हर व्यंजन को ध्यान से परोसा, जिससे उसकी गहरी, गर्म सुगंध बाहर आ रही थी। मलाईदार मशरूम रिसोटो, सुनहरे भूरे रंग की सब्जियों के पकौड़े और सुगंधित टमाटर तुलसी का सूप था। हर व्यंजन को बहुत ही बारीकी से और खूबसूरती से सजाया गया था। अपने कोने में छिपी सूरी का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह उसे देख रही थी, नजरें हटाने में असमर्थ। गर्व के भाव से उसकी छाती फूल गई, उसके गाल गर्म हो गए जब वह उसके हर हाव भाव, हर बारीकी की प्रशंसा कर रही थी। आखिर वो किसका पति है? उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, खुशी से झूम उठी। क्या वो मेरा नहीं है? उसने क्लेयर की ओर देखा, उसे भी प्रशंसा के समान भाव देखने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय क्लेयर की निगाहों में एक गहरी, अधिक मधुर कटु भावना थी। जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में उदासी छा गई। वह बेटा जो इतनी कुशलता से खाना बना सकता था, विलासिता या शौक के कारण नहीं, बल्कि उसे डर था कि आवश्यकता के कारण। ये दृश्य उसके दिल को छू गया। ये सब सीखने के लिए उसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। वह सोचने लगी, जब मैं अनुपस्थित थी और उसके लिए एक साधारण खाना भी नहीं बना पाती थी, तब उस पर क्या गुजरी होगी। वह जानती थी कि वह रसोई में बेकार है, लेकिन अब अपने बेटे को देखकर उसे लगा कि वह खालीपन पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। उसने सूरी से मदद भी मांगी थी, ये सोचकर कि शायद वे दोनों मिलकर उसे सरप्राइज दे सकें। किसने सोचा था कि सूरी रसोई में भी इतनी ही बेबस होगी। उसके मुंह से एक हल्की सी अपराधबोध भरी आह निकली। कुछ क्षण बाद आखिरी डिश लेकर अमन ने ऊपर देखा और दोनों को वहां खड़े होकर अंदर झांकते हुए देखा। वह मुस्कुराया और खाने की मेज की ओर इशारा किया, जहां उसने पहले से ही सब कुछ सावधानी से व्यवस्थित कर रखा था। चलो, उसने गर्मजोशी से कहा, खाना तैयार है, चलो खाते हैं। वे उसके पीछे डाइनिंग रूम में गए, जहां रॉय पहले से ही बैठा था, अपनी पिछली तकलीफ से थोड़ा बिखरा हुआ, लेकिन फिर से अपनी खुशमिजाज अवस्था में। जैसे ही अमन ने आखिरी प्लेट मेज पर रखी, रॉय ने आंखों में एक मजेदार चमक के साथ उसे देखा।
अध्याय प्रवास। तुम्हें पता है बेटा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम न होते तो शायद मैं आज जिंदा न बचता। क्लेयर की तीखी निगाहें, उसकी आंखों में चेतावनी की चमक महसूस होते ही वह अचानक रुक गया। रॉय ने तुरंत अपनी आवाज ठीक की और गला साफ करते हुए अपने शब्दों को सहज बनाने की कोशिश की। मेरा मतलब है, अगर तुम भी वहां नहीं होती तो थोड़ा हाथ बटाती। उसने जल्दी से अपना ध्यान खाने पर केंद्रित कर लिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी की और अधिक नापसंदगी भरी निगाहों से बचना चाहता था। अमन ने मेज पर बैठने से पहले हल्की सी हंसी निकाली और फिर उनके सामने रखे भोजन की ओर इशारा किया। उसकी निगाहें गर्मजोशी से उन दोनों के बीच घूम रही थीं। चलो सब लोग, ठंडा होने से पहले इसे आजमा लो। सूरी और क्लेयर ने उत्सुकता से खाना शुरू करने से पहले एक दूसरे को देखकर खुशी से देखा। ध्यान से बनाए गए हर व्यंजन का स्वाद लेते हुए उनके चेहरे खिल उठे। रसोई में हुई पिछली दुर्घटना एक गर्मजोशी भरे और दिल को छू लेने वाले पारिवारिक पल में बदल गई थी, जिसे परिवार जानता था कि वे लंबे समय तक याद रखेंगे। ये सचमुच स्वादिष्ट है। जैसे ही परिवार बैठा, अमन के खाने की गर्माहट हवा में फैल गई। रॉय ने सबसे पहले खाना शुरू किया। उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से प्रशंसा में बदल गई। अमन, ये तो कमाल है। मुझे नहीं पता था कि तुम में ये बात है। अमन हंसा, लगता है अभी भी कुछ ऐसा है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते। क्लेयर ने टमाटर तुलसी का सूप चखा। उसकी नजरें नर्म पड़ गईं। मुझे हमेशा से पता था कि तुम में काबिलियत है, लेकिन ये। स्वाद का आनंद लेते हुए वह चुप हो गई। सूरी ने कुरकुरी सब्जी का एक टुकड़ा काटते हुए उसे एक चंचल नजर से देखा। मुझे शक था, लेकिन ये लाजवाब है। मैं इसे बनाने का काम किसी विशेषज्ञ पर छोड़ दूंगी। जैसे जैसे वे खाते रहे, एक गर्म सन्नाटा छा गया और सुबह की सारी हलचल जल्द ही भुला दी गई। क्लेयर मेज के उस पार पहुंची और अमन का हाथ हल्के से दबाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। रॉय ने मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया। तुमने हमें मुसीबत से बचा लिया, लेकिन अब तो हद हो गई है। अमन ने सूरी और क्लेयर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बस अगली बार कोशिश करना कि किचन को स्मोक हाउस न बनाओ, ठीक है? वे हंसे और काफी समय बाद पहली बार अमन को ऐसा महसूस हुआ कि वह सचमुच घर पर है। चारों ओर गर्मजोशी और हंसी का माहौल है। खाने की मेज के आसपास का माहौल गर्मजोशी से भरा हुआ था, लेकिन उस समय माहौल बदल गया जब सूरी का फोन उसके बगल में तेजी से बज उठा। वह उस तक पहुंची और जैसे ही उसने उसे स्क्रॉल करना शुरू किया, उसका चेहरा हल्के फुल्के से गंभीर हो गया, क्योंकि उसने कॉलर के शब्दों को सुना। अमन और उसके माता पिता रुक गए और उसकी अभिव्यक्ति को ध्यान से देखने लगे। सूरी, अमन ने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं क्योंकि उसने सूरी के बिगड़ते हाव भाव देखे। सूरी ने फोन होल्ड पर रख दिया, फिर ऊपर देखा। उसका चेहरा तनाव से धुंधला गया था। न्यूज एजेंसी, उन्होंने मेरे बारे में कान छापना शुरू कर दिया है क्या? क्लेयर और रॉय ने आश्चर्य से कहा। उनके चेहरे एक दूसरे की चिंता को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जबकि अमन की आंखें समाचार को समझते हुए सिकुड़ गईं। कैसा कांड? अमन ने स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए पूछा। वह सूरी को इतना अच्छी तरह जानता था कि उसे अंदाजा हो गया था कि यह कोई आम अखबारी लेख नहीं था। ये सोची समझी कहीं ज्यादा कपटपूर्ण बात लग रही थी। सूरी ने सिर हिलाया। वे मेरे बारे में हर तरह की गंदगी खोद रहे हैं और पूरी तरह से हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। और अब जब मैं दूर हूं, तो वे इसका इस्तेमाल खबरों में भरकर हर उस चीज को उछालने के लिए कर रहे हैं जिससे वे किसी घोटाले में तब्दील हो सकें। रॉय की मुट्ठी मेज पर कस गई और गुस्से से उसका जबड़ा भींच गया। चिंता मत करो सूरी, मेरे पास लोग हैं जो इसे संभाल सकते हैं। मेरा एक फोन और काम हो जाएगा। लेकिन सूरी ने हाथ उठाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नहीं, मुझे इससे निपटने दो। बेहतर होगा कि हम कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को पूरी तरह समझ लें। इसे मिटा देने से समस्या की जड़ हल नहीं होगी। वह खड़ी हो गई और मेज की ओर माफी मांगते हुए देखने लगी। मुझे कुछ फोन करके इस मामले की तह तक जाना है। जैसे ही सूरी चली गई, अमन के सीने में उनके सुखद पारिवारिक पल को खराब करने की हताशा भड़क उठी। उसके शांत भाव के नीचे क्रोध उबल रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। धिक्कार है इन कमीनों पर। अपनी पत्नी को चैन से एक भी खाना नहीं खाने देना। उन गिद्धों का ख्याल जिन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत की थी, उसके गुस्से को भड़का रहा था और हर गुजरते पल के साथ उसके अंदर सब कुछ ठीक करने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। एक पल बाद वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा और अपनी भावनाओं को दबाते हुए उनसे कुछ ऐसा पूछा जिसकी उसे चिंता थी। पिताजी, पिछले कुछ दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं। महाजन समूह की स्थिरता खतरे में है। क्या आप सचमुच वापस नहीं लौटना चाहते? जरूरत पड़ने पर मैं मदद कर सकता हूँ।
अध्याय अन्वेषण। रॉय ने क्लेयर की तरफ देखा और सहमति में सिर हिलाया। हमने इस बारे में सोच लिया है। हमने लोगों को बता दिया है कि हम छुट्टी पर हैं ताकि ज्यादा लोग नजर न आएं। जहां तक हम पर हुए हमले की बात है, उसे इतना गुप्त रखा गया है कि किसी को कुछ गंभीर शक न हो। इससे हमें कंपनी के अंदर किसी भी गद्दार की पहचान करने का पूरा मौका मिल जाता है। अब घर की सफाई का समय आ गया है। क्लेयर की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी और उसने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन उसने अपनी धीमी आवाज में कठोरता लाते हुए कहा, यह मिथल पर नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे बेटे को मुझसे दूर रखने के लिए उसने जो कुछ भी किया है और जो दर्द दिया है, उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। वह जानता था कि उसकी मां का सौम्य व्यवहार उनकी निर्दयी बुद्धि को झुठलाता है। एक ऐसी महिला जो अपने काम को दृढ़ निश्चय के साथ संभाल सकती है। अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए वह खड़ा हुआ और अपने माता पिता की ओर सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक गहरा भाव उभर आया और उससे एक ठंडी तीव्रता निकल रही थी जिससे उसके आसपास का तापमान थोड़ा कम हो गया। वह गुस्से से आग बबूला था। उसका गुस्सा हवा में बर्फ की तरह फैल रहा था। मीडिया ने राजनेताओं के बारे में उसके द्वारा की गई गंदगी के बारे में कुछ भी प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी उन्होंने सूरी को बदनाम करने में भी संकोच नहीं किया। अपने अध्ययन कक्ष में कदम रखते हुए वह कठोर स्वर में ऑरोरा की ओर मुड़ा। ऑरोरा, क्या तुम्हें अब तक कुछ समझ आया? आखिर हो क्या रहा है? अरोरा की आवाज तुरंत सुनाई दी। मैं इस पर बारीकी से नजर रख रहा हूँ। हमले आधी रात को शुरू हुए। शुरू में सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन अब ये बढ़ गए हैं। वे मिस सूरी को सबसे बुरी छवि में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं। वे पुरुष और निर्देशक जिनके साथ उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया था, और यहाँ तक कि वे सह कलाकार भी जो सार्वजनिक रूप से उन्हें कमतर नहीं आंक सकते थे। लेकिन उसके आखिरी शब्द पर अमन की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन बाहरी हस्तक्षेप है। उसका स्वर घातक हो गया। कौन? अरोरा बोलने से पहले हिचकिचाए। उसकी सौतेली माँ। वह कुतिया। थोड़ा रुककर अमन ने अरोरा से सभी सुर्खियां दिखाने को कहा। उसके लेंसों ने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रक्षेपित की जिस पर चित्र दिखाई देने लगे। सूरी बैरेट, महान राज परिवार की अवैध उत्तराधिकारी। सूरी बैरेट की उत्पत्ति को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वह नाथनियल बैरेट की नाजायज बेटी है, जिसका एक तथाकथित लोमड़ी के साथ संबंध था, जिसने कथित तौर पर उच्च समाज में अपनी जगह बनाने के लिए उसे बहकाया था। कानाफूसी से पता चलता है कि सूरी भी इसी रास्ते पर चलती है। अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करती है। हॉलीवुड का काला रहस्य, कास्टिंग काउच के माध्यम से सूरी का उदय। आरोपों का दावा है कि सूरी ने हॉलीवुड के अंधेरे पक्ष का फायदा उठाया और उद्योग के प्रभावशाली लोगों को भूमिकाएं हासिल करने के लिए बहकाया। एक लीक हुए वीडियो में निर्देशक और निर्माता उनके कथित एहसानों की गवाही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ का तो ये भी दावा है कि सूरी ने अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके पक्के सौदों तक निजी पहुंच हासिल की और साथ ही एक शिष्ट और दूरदराज सार्वजनिक व्यक्तित्व भी बनाए रखा। एक खतरनाक दिवा। सूरी के तथाकथित दिवा व्यवहार की खबरें हॉलीवुड से परे भी फैली हुई हैं। उन पर युवा अभिनेत्रियों और प्रतिद्वंद्वी हस्तियों को धमकाने का आरोप है। एक विचलित करने वाला वीडियो भी है जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक बहस के दौरान एक साथी अभिनेत्री पर कांच की बोतल से वार करते हुए दिखाया गया है। कथित पीड़िता ने कहा, उन्हें लगता है कि उनका प्रभाव उन्हें अजेय बनाता है। बंद दरवाजों के पीछे उच्च समाज में सूरी का छायादार व्यवहार। कुछ और अफवाहें हैं कि सूरी अपनी प्रतिष्ठा को खतरा बनने वालों को चुप कराने के लिए सक्रिय रूप से गुप्त हथकंडे अपनाती हैं। खास सामाजिक समारोहों की धुंधली तस्वीरों में उन्हें गुप्त बैठकों में दिखाया गया है, जिनके बारे में सूत्रों का कहना है कि ये बैठकें बदनामी के अभियान चलाने और किसी भी नकारात्मक प्रेस को उभरने से रोकने के लिए आयोजित की गई थीं। पारिवारिक झगड़ा। नरक से सौतेली बेटी। अपनी सौतेली मां के साथ कथित तनाव परिवार की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। कुछ अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि सूरी के अहंकार और स्वार्थ ने बैरेट परिवार में दरार पैदा कर दी है। उसकी सौतेली मां ने उसे गणनाशील और चालबाज करार दिया है। अफवाह यह है कि सूरी के कार्यों ने पारिवारिक मामलों में दरार डाल दी है, जिससे उसके करीबी रिश्तेदारों में नाराजगी बनी हुई है। टकराना। ये लेख क्या बकवास हैं? क्या यह उनके लिए एक खेल है? जैसे ही अमन अनुवर्ती लेख देखकर गुस्से से भर गया, उसके हाथ में रखा फोन टुकड़े टुकड़े हो गया। हा हा हा। उसके मुंह से एक पागल सी हंसी निकली जो पूरे कमरे में गूंज उठी। अच्छा, ये बहुत अच्छा खेला, लेकिन
वे भूल गए हैं कि वे किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।